Hello and welcome all dear learners of B.Ed सेकेंड ईयर। शोध ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एवं विधियां विषय के अंतर्गत शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली यानी कि मॉनिटोरियल सिस्टम टॉपिक पर कुछ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है। सीसीटीवी का पूरा नाम, तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी का पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। अब ये जो सीसीटीवी है, इसको हिंदी में इसका हिंदी नाम जो होता है वो बंद परिपथ दूरदर्शन कहा जाता है। क्लोज्ड यानी कि बंद, सर्किट यानी कि परिपथ, और टीवी यानी कि टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन। सीसीटीवी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों करते हैं, इस संबंध में दो चार पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं कि सीसीटीवी के द्वारा शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कैसे कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के द्वारा वह देख सकता है, अपनी कक्षा के बाद के समय में भी यह देख सकता है कि क्या समस्याएं रही हैं क्लास के दौरान। इसके द्वारा शैक्षिक विचारों का आदान प्रदान भी संभव है और सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि को प्रभावशाली बनाने के लिए भी सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और शिक्षकों के व्यवहारगत समस्याओं के निदान में भी सीसीटीवी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है। इसके चार ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर होगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होती है। अब ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग को बोलते हैं दूर संचार प्रणाली, और ये दूर संचार प्रणाली जो है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अब इन तीनों में अंतर क्या है, इस अंतर को समझते हैं कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो टेलीफोन के माध्यम से होता है। दो व्यक्ति जो 2 अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अलग अलग स्थानों पर जो लोग बैठे हैं वो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे की आवाज़ सुनकर जब बातचीत करते हैं या अपने विचारों को साझा करते हैं तो वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि बातचीत के साथ साथ एक दूसरे को वो टीवी स्क्रीन पर या पर्दे पर देख भी सकते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। और ऑडियो और वीडियो दोनों कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ यदि आपके पास इंटरनेट सेवाओं की सुविधा हो, आप एक दूसरे को ग्राफ, चित्र, लिखित सामग्री इत्यादि को जो कॉन्फ्रेंसिंग में जो लोग भाग ले रहे हैं उन तक पहुंचा भी सकते हैं उसी समय पर, तो वो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जो इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग का या दूर संचार प्रणाली का तीसरा प्रकार है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट या अंतरजाल क्या है। तो इंटरनेट क्या है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर का भाग है, या कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है, या स्थानीय कंप्यूटर का समूह है, या किसी देश के कंप्यूटरों का जाल है। तो इसका सही आंसर होगा कि कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है ना, वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड जब होगा तभी उसको इंटरनेट कहेंगे। किसी एक देश में या किसी एक स्थान पर के कंप्यूटर का आपस में जुड़ाव इंटरनेट के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि WWW की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन है, टिम कुक, मॉरिसन, टिम बर्नर्स-ली और चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। देखिए, WWW की खोज 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई, और इसके बाद ही WWW की जब खोज हुई उसके बाद ही इंटरनेट जो है वो प्रभावी रूप से काम करना प्रारंभ किया, और उसके बाद ही संसार के, या यूँ कहें कि सभी लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसके बाद ही इंटरनेट का प्रभावी उपयोग कर सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में इंटरनेट का प्रयोग कब शुरू हुआ। आपके 4 ऑप्शंस हैं, 1990, 1992, 1985 और 1995। तो इसका सही आंसर है 1995। भारत में इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 से शुरू माना जाता है, जिसको VSNL ने किया था। BSNL ने नहीं, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट लॉन्च हुआ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शंस है, यूनिवर्सल रिफॉर्म लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीयूज लोकेशन, यूनिटी रिसोर्स लोकेशन।
इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंट्रानेट क्या है। देखिए इससे पहले अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि इंटरनेट क्या है, और ये क्वेश्चन है कि इंट्रानेट क्या है। दोनों में अंतर है, इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में अंतर है। हम देखते हैं कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का, कहीं दूर के सिस्टम का आपस में जुड़ाव होता है वो इंटरनेट कहलाता है। लेकिन एक सिस्टम में ही कई कंप्यूटर्स का जब जुड़ाव होगा तो वो इंट्रानेट कहलाता है। तो चार ऑप्शन है कि विश्व के कंप्यूटरों का समूह, देश के कंप्यूटरों का समूह, किसी संगठन के कंप्यूटर का नेटवर्क, या कंप्यूटर का प्रिंटर से जुड़ाव। ठीक है, तो विश्व के जो कंप्यूटरों का समूह है ये तो इंटरनेट हो जाएगा। इंट्रानेट जो है वो देश के कंप्यूटरों का समूह नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं। ईमेल जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके कितने भाग होते हैं। ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5। तो ईमेल के या इलेक्ट्रॉनिक मेल के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो। पहला भाग होता है यूनिक यूज़र नेम, दूसरा होता है @साइन, और तीसरा होता है जो डोमेन नेम है, ये सर्वर नेम है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, वो जो तीसरा पार्ट होता है। बीच में @साइन होता है, एक पार्ट वो होता है, और उससे सबसे पहले जो यूनिक यूज़र नेम होता है, जो यूज़र नेम नहीं, यूनिक यूज़र नेम। ठीक है, ऐसा यूज़र नेम जो यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, यदि एक यूज़र नेम से ईमेल आईडी बनी हुई है तो उस सेम यूज़र नेम से ईमेल आईडी नहीं बन सकती है, इसलिए यूनिक यूज़र नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई लर्निंग क्या है। 4 ऑप्शन है इसमें। कौशल व ज्ञान का कंप्यूटर व नेटवर्क समर्थित अंतरण या ट्रांसफर। नेक्स्ट ऑप्शन है वेब आधारित शिक्षा या कंप्यूटर आधारित शिक्षा। तीसरा है आभासी कक्षाएं व डिजिटल सहयोग। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के 5 भाग होते हैं। समझते हैं इसके बारे में कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से 5 भाग होते हैं। इसमें पहला होता है कैबिनेट, एक होता है प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा होता है ठंडा करने की व्यवस्था इसकी जो होती है, या कूलेंट कह सकते हैं, फोकस व्यवस्था, और एक होता है एपीडायस्कोप। ये 5 पार्ट होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है इसको सामान्य प्रकाश में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो किसी कक्षा कक्ष में ऊपर की दीवार या छत के सहारे टंगा हुआ होता है, इसीलिए इसको ओवरहेड यानी कि हेड के ऊपर, सिर के ऊपर का प्रोजेक्टर कहा जाता है। इसके द्वारा शिक्षक और छात्रों में पारस्परिक विचार विमर्श ज़्यादा प्रभावी हो पाता है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा तथ्यों, चित्रों, रेखा चित्रों, ग्राफ या विषय वस्तु को दर्शाते हुए शिक्षण को ये अधिक प्रभावशाली या प्रभावी बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी MS ऑफिस पैकेजेस के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, आउटलुक, बहुत सारा होता है MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म में देखते हैं। पहला है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN वाइड एरिया नेटवर्क। एक और फुल फॉर्म है PDF। अक्सर हम लोग PDF फाइल का यूज़ करते हैं, तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है।
ऑप्शन है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिवाइस या मार्क ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम जो नाम है ये दो पार्ट से बना हुआ है। जो पहला MOD है उसका मतलब है मॉड्यूलेटर, और आखिरी का जो DEM है उसका मतलब है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशन के लिए कंप्यूटर का क्या कार्य है। ठीक है, तो अनुदेशन के 4 ऑप्शन हैं इसके कि कार्डों पर सूचनाओं को संचित करना, अभिक्रमित अनुदेशनों को संचित करना, संचित सूचनाओं में अपेक्षित प्रदत्तों का चयन करना, और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है इंटरनेट में सर्वर का तात्पर्य है। ऑप्शन है सूचना ग्रहण करना, दूसरा है रिमोट डेटाबेस जो मांग के आधार पर संबंधित सूचना प्रदान करता है, तीसरा है ग्राहक सूचना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट में जो सर्वर होता है, सर्वर एक रिमोट डेटाबेस होता है जो यूज़र की रिक्वेस्ट के आधार पर, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है उसके आधार पर संबंधित सूचना प्रदान करता है। जैसे हम कुछ भी यदि गूगल पर सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, वो सर्च एक रिमोट डेटाबेस से पता करता है कि जो सूचना मांगी गई है उससे संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो आप देखते होंगे कि जो कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके बहुत सारे लिंक खुल के आ जाते हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो डेटाबेस का मतलब है कि जो भी जितने भी डेटा हैं उन सब का एक कलेक्शन एक स्थान पर रखा हुआ है, वही डेटाबेस कहलाता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि DBMS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो DBMS का पूरा जो नाम है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के आवश्यक उपकरण हैं। 4 ऑप्शन है टेलीफोन कनेक्शन और मॉडेम, अगला ऑप्शन है टेलीफोन कनेक्शन मॉडेम कंप्यूटर, नेक्स्ट ऑप्शन है टेलीफोन कनेक्शन मॉडेम कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा ऑप्शन है कि इंटरनेट के लिए टेलीफोन कनेक्शन भी चाहिए, मॉडेम कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण का वह माध्यम जिसमें श्रव्य व दृश्य दोनों शामिल होते हैं, फैक्स, ईमेल या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य और दृश्य फैक्स में तो होगा नहीं, ईमेल में भी होगा नहीं, ये होगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में। श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम से संप्रेषण संभव है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में CPU से क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर में CPU से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन है सेंट्रल प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है ऑप्शंस में, इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। CPU का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का जो CPU होता है उसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा दूरदर्शन परियोजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। 4 ऑप्शन है 1980, 1975, 1984 और 1986। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1984, 1984 में उच्च शिक्षा दूरदर्शन परियोजना कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं। तो जो वेबसाइट का मुख्य पेज होता है उसको, उसके लिए 4 ऑप्शन है वेब पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज या होम पेज। तो इसका सही आंसर है होम पेज। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, उसको होम पेज कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो सबसे पहले उसका होम पेज ही खुलता है, जो वही उसका मुख्य पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WLL का पूरा नाम क्या है। WLL 4 ऑप्शन है वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लाइन लूप, वायर्ड लोकल लूप या वायरलेस लोकल लाइन। तो इसका सही आंसर है वायरलेस लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के जनक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हरमन होलरिथ या टिम कुक। इसका आंसर है
चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट है। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि उपर्युक्त सभी आता है तो हम लोग बिना ऑप्शन पढ़े उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। पहले सारे ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर टिक कीजिए। तो इंटरनेट क्या है? लैन है या मैन है या वैन है या ये सभी है। ठीक है, तो आंख बंद करके ये सभी वाला ऑप्शन नहीं टिक करेंगे। इंटरनेट जो है वो वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वो स्थानीय स्तर पर होता है। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो एक शहर तक सीमित होता है। वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसी को इंटरनेट, यही इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संप्रेषण और उपर्युक्त सभी। तो इसमें सूचना के घटक सभी हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, संप्रेषण भी है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। आपके 4 ऑप्शन है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आएंगी, विषय का समाकलन भी और विषय का मूल्यांकन भी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है, स्मार्ट क्लास में, ई बुक में, ई लर्निंग में या उपर्युक्त सभी। तो स्मार्ट क्लास में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ई बुक के लिए भी होता है, ई लर्निंग में भी होता है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ई बुक का मतलब है कि जब बुक इलेक्ट्रॉनिकली, ई कहीं भी आ जाएगा तो इसका मतलब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली, जब कोई भी पुस्तक जो है इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल जाए या किसी कंप्यूटर डिवाइस पर कह लें या इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग में भी यही होगा, आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी आपको कंटेंट चाहिए या जो पढ़ाई का माध्यम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यदि है तो उसको ई लर्निंग कहा जाएगा। और स्मार्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, अन्य दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, वो स्मार्ट क्लास कहलाता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सभी जगहों पर होता है, तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये एक मॉनिटोरियल सिस्टम से एक छोटा सा वीडियो, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए शोध ज्ञान क्लासेस को। धन्यवाद।